दोस्तों वेलकम बैक। इस दूसरे पार्ट में कौन सा ऑयल हम यूज़ करें। पहले पार्ट में हमने फ़िलहाल जो ऑयल इंडस्ट्री में जो गड़बड़ी चल रही है उसके बारे में बात की थी। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली हम करें क्या, घर पर हम कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सी हैबिट अब अपनाएं, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का लाभ हो। मैं मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मैंने सारी बाकी आयुर्वेदिक और पहले की टेक्स्ट का थोड़ा सा इसके लिए अभ्यास किया। दोस्तों तेल शब्द आया ही कहीं से है, वो तो तिल से आया है। आयुर्वेदा में तेल मतलब तिल का तेल ऐसा ही माना गया था और उसी को अपने देश के लिए रिकमेंड किया गया था। थोड़ा मॉडर्न तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो गए 200-300 साल 4-5 प्रकार के तेल हमारे देश में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे कोस्टल एरिया में नारियल का तेल, मिड इंडिया में मूंगफली का ग्राउंडनट का तेल, ईस्टर्न पार्ट में तिल का तेल, नॉर्दर्न पार्ट में सरसों का तेल। ये चारों तेल बहुत कॉमनली अपने देश में यूज़ आते रहे हैं। और वो कच्ची घानी का तेल मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल हमेशा सारे लोग यूज़ करते रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हमारे देश में हज़ारों लोग, करोड़ों लोग इसको हज़ारों साल से खाते आए हैं, लेकिन इस तेल के ऊपर इंडस्ट्रियलाइज नेशन पे जैसे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, उसमें इसके ऊपर बैन है, क्योंकि 20 साल पहले चूहों में एरुटिक एसिड करके एक सब्सटेंस सरसों के ऑयल में पाया गया और चूहों में उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखाई गया था। उसका कोई बाद में स्टडी नहीं किया गया और थोड़ा आर्बिट्रेरीली ये ऑयल उन कंट्रीज़ में बैन हो गया। ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन सोयाबीन का और पाम तेल का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उनका खाने का पकाने का पद्धत भी काफ़ी अलग है। उनके पास ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और बाकी कुछ ऑयल्स का भी इस्तेमाल ज़्यादा तरीके से होता है। कुछ साल पहले हमारे देश में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल सैचुरेटेड फैट देता है। इसके लिए सैफ्लॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और बाकी कुछ ऑयल्स का फैशन आ गया। ऐसा बोला गया कि इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो हार्ट के लिए काफ़ी फ्रेंडली हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया है कि उनमें ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशो बहुत ज़्यादा होता है और ये सनफ्लावर, सैफ्लॉवर ऑयल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन अपनी आर्टरीज़ में पैदा करते हैं। जब आर्टरीज़ में इन्फ्लेमेशन होता है तो ऐसे सारे लोगों को हार्ट डिसीजेस या एंडोआर्ट्राइटिस जल्दी हो जाता है। उनको एंडोथेलियल डिस्फंक्शन नाम की एक प्रॉब्लम से हमें अफेक्ट होना देखा जाता है। ऐसे ऑयल्स जब हम यूज़ करते हैं जिनमें ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशो फेवरेबल नहीं है, वो ऑयल्स ज़्यादातर हार्ट डिसीज़ेस को इनवाइट कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि ऐसे ऑयल्स भी हम थोड़ा सा टाल दें और अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स की तरफ हम जाएं। तो दोस्तों हम क्या करें? सबसे पहली बात है कि बाहर का खाना मिनिमाइज़ कर दे या सीधा बंद कर दे, क्योंकि हमने कितनी भी घर में प्रिकॉशन ले ली और हम हफ्ते में 4 दिन अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो सारे प्रिकॉशंस गए पानी में। हम तो बाहर का रिफाइंड, डबल रिफाइंड, रीयूज्ड, रीहीटेड पाम ऑयल खाते रहेंगे और अपनी हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद करते रहेंगे। अगर जो आदमी बाहर का खाना हमेशा खाता है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 10 साल कम होता है, ऐसा एक अमेरिका के एक स्टडी में दिखाया गया है। तो घर का खाना बहुत ज़रूरी है। कोई लोग अकेले रहते हैं तो उनके लिए कुकिंग ये इसेंशियल लाइफ स्किल होता है। अगर खुद कुक नहीं कर सकते, उसे टाइम नहीं है, बाहर का रेडीमेड खाना आके लाके गरम करके खा रहा है, तो उसके पास सच में टाइम नहीं है, उसका लाइफ ही शॉर्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बाहर का खाना लिमिट कर दीजिए, घर का खाना खाइए। रीहीटेड, रीबॉइल्ड ऑयल का अपना ही एक प्रॉब्लम होता है। वापस हीट करने के बाद ऑयल्स में सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स तैयार होते हैं जो अपनी बॉडी को बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। वापस हीट करने के बाद ऑयल से कुछ अल्डिहाइड बन जाते हैं, कभी कभी ट्रांस फैट्स भी बन जाते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जो कचौरी, पकोड़े हम खा रहे हैं, चिप्स हम खा रहे हैं, वो इस बैड अल्डिहाइड्स, सुपर ऑक्साइड और ट्रांस फैट से जो बहुत हार्मफुल है उससे लदे हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कोल्ड प्रेस्ड, या तो मूंगफली, या तो नारियल, या तो तिल का तेल, या तो सरसों का तेल विथ ऑल द कंट्रोवर्सीज हम यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल यानी कच्ची घानी का तेल हम प्रेफर करते रहे।
और बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से हम तेल लाते हैं वो आदमी ट्रस्टेड हो, उसमें कोई पाम ऑयल का मिक्सचर या कुछ करता ना हो, उसमें कोई मिलावट हो गई तो हमारा पूरा का पूरा पर्पस डिफीट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है तो आप घी का और बटर का भी यूज़ कुकिंग के लिए कर सकते हैं ऑयल के अलावा। ये थोड़ा सुनने को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई सारे हमारे पेशेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त बटर में और घी में खाना पकाते हैं, उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। बटर और घी थोड़ा सैचुरेटेड फैट से लदा हुआ होता है और उसके कारण अगर हमने बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लिया तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो तेल हो या घी हो, उसकी क्वांटिटी हमें लिमिट करनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? एक पर्सन के लिए 1 महीने के लिए 5 लीटर तेल बहुत हो गया। अगर उससे ज़्यादा हम तेल कंज्यूम कर रहे हैं तो हम बहुत एक्सेस तेल खा रहे हैं। घी का और बटर का प्रोपोर्शन उतना ही होना चाहिए। कम से कम ऑयल और घी इस्तेमाल किया जाए, वो तो बस मीडियम है जिससे मसाला अपने खाने के अंदर चला जाता है। हमें बेसिकली बॉडी को जो हेल्दी फैट्स मिलते हैं वो कम मात्रा में मिले तो उसका हमें फ़ायदा होता है। उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ले लें तो उससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास कोल्ड प्रेस ऑयल का रिलायबल सोर्स ना हो तो आप खुद के लिए घरेलू तेल की चक्की भी खरीद सकते हैं। तेल की घानी आजकल मिलती है बहुत कम पैसों में। 5-10 फैमिलीज़ या एक सोसाइटी ऐसी कच्ची घानी खुद के लिए खरीद के अपना तेल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा तरीका फ्यूचर में हम मान सकते हैं। इनफैक्ट कुछ दोस्तों के लिए अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि प्योर कच्ची घानी का तेल विदाउट मिलावट अगर हमने बेचा तो उसके लिए बहुत डिमांड हमें बढ़ने वाला है और इस जिससे हम लोगों का हेल्थ भी अच्छा रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स होते हैं, जैसे पहले डालडा जैसे प्रोडक्ट्स होते थे, उनका क्या किया जाए? दोस्तों वो तो सीधा घर के बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। जो हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल होते हैं जिसमें बस हाइड्रोजनेशन से डबल बॉन्ड फिल किया जाता है, वो तो पूरी तरह से ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स का अपनी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे डिफाइंड नहीं है, वो कोई नेचुरल पदार्थ नहीं है। वो सीधा अपने लीवर के पास जाते हैं, लीवर में वो फैट की तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं। उनके कारण इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम का हार्मोन उससे बहुत कम हो जाता है और बॉडी का फैट डिग्रेडेशन उससे प्रिवेंट हो जाता है। तो डालडा जैसे प्रोडक्ट सीधा उठा के बाहर फेंक दीजिए। डालडा का एक ही यूज़ हो सकता है, बाहर से अगर आप उसको स्किन पे लगाते हो तो हमारी स्किन शायद बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट रहेगी, लेकिन वो मुंह के अंदर लेने की कोई उसकी लायकी नहीं है। तो दोस्तों आज हमने बात की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ऐसे वीडियोस के कारण मैं थोड़ा इनफेमस हो रहा हूँ, थोड़ा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सीधी और सच बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई कारोबारियों के लिए ये थोड़ा सा हार्मफुल है। लेकिन दोस्तों ये आपके हेल्थ के लिए है। ज़रूर मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए इसके ऊपर आप मनन कीजिए, थोड़ा सा आपका खुद का होमवर्क कीजिए और हमने जो आपको चॉइसेस दिया है ज़रूर उसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो दोस्तों आपका, आपके परिजनों का, आपके बच्चों का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। जब हमें नॉलेज नहीं होता है तब हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। जब हमें ज्ञान मिल गया है तो हमें उसके ऊपर अगर अमल नहीं करते हैं तो हमारे जैसे नेग्लिजेंट हम ही साबित होते हैं। दोस्तों ये बहुत सीरियस मैटर है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने हेल्थ के लिए अपने हैबिट्स में कुछ चेंजेस इस वीडियो के बाद ला सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।